अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से अभी हमने लास्ट जो मैंने रिकॉर्डिंग की है जो अपलोड उसमें डिले इन टाइम डोमेन there is a phase shift in frequency domain. So another property which is important is frequency shifting property. Whenever there is a frequency shift in frequency domain, there is a phase shift in time domain. So this is what you can say, there is duality also, या आप इसको duality नहीं भी कहते, इसको सिर्फ हम अलग से frequency shifting property पढ़ते हैं. तो जब भी टाइम डोमेन में टाइम शिफ्ट होता था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट होता था. whenever there is a frequency shift in frequency domain, there is a phase shift in time domain. So अगर तो डिले है यहाँ पे तो फेज शिफ्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर यहाँ पे एडवांस है you will get a negative phase shift. So this is something important to remember. So it is a property जो कि हम इस्तेमाल करेंगे in certain questions. जब टाइम डोमेन में कोई फेज शिफ्ट आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा. ऑब्वियसली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में नहीं जाते. हमें टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन होती है और हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की इंफॉर्मेशन रिट्रीव या कंप्यूट करने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो व्हेनेवर देयर इज अ फेज शिफ्ट इन टाइम डोमेन, देयर इज अ frequency shift in frequency domain. If there is a positive phase shift in time domain, there is a delay in frequency. There is a negative shift या delay in the frequency of the Fourier transform. And when there is a negative phase shift, there is a advance in the frequency components of the Fourier transform. So अभी जो हमने ये देखा, ये why this is important, टाइम डोमेन की इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, और जब टाइम डोमेन में शिफ्ट आता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट आता है. लास्ट टाइम ये क्या था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ रहा है तो देयर इज अ फेज शिफ्ट इन द टाइम डोमेन. या अगर हम इसको उल्टा नहीं पढ़े, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़े, तो फेज जब भी एक फैक्टर e टू द पावर j2 pi f नॉट t मल्टीप्लाई होता है टाइम डोमेन में, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आ जाता है. ये बिल्कुल हम सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं. और अगर माइनस जे टू पाई एफ नॉट टी है तो जे एफ प्लस एफ नॉट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो आएगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा. ये एडवांस हो जाएंगे सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर नेगेटिव फेज शिफ्ट है. नाउ लेट्स अप्लाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन सिस्टम व्हिच इज मॉड्यूलेशन. सो मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि टाइम डोमेन में वी हैव signal and we multiplied with a carrier cos 2 pi f naught t. ठीक है. और अगर हम इसको डिकम्पोज कर लें इसको यूलर फॉर्मूले से, साइनोसॉइड को, ये cos 2 pi f naught t साइनोसॉइड, और ये हम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं इसमें gt को कैरियर के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यूलर फॉर्मूले से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये j2 pi f naught t प्लस e to the power minus j2 pi f naught t divided by 2 होता है, और gt से मल्टीप्लाई होगा तो gt dt इधर आ जाएगा दोनों के साथ, दोनों एक्सपोनेंट्स के साथ. तो अभी जो हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी एक्सपोनेंट होता है पॉजिटिव किसी सिग्नल के साथ तो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, लेकिन विद द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट माइनस एफ नॉट. और अगर माइनस एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है सिग्नल के साथ तो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है बट विद द पॉजिटिव एफ नॉट शिफ्ट. सो ये हम अप्लाई करेंगे इस मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी पे कि अगर टाइम डोमेन में कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये हमें दो टर्म्स मिल रही हैं, तो यूजिंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर दिस j2 e to the power j2 pi f naught t we should get g f minus f naught, Fourier transform of the signal g with the frequency shift minus f naught. और जहाँ पे माइनस का शिफ्ट है e to the power minus j2 pi f naught t, उसके साथ उसकी वजह से gt का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा बट विद प्लस f naught शिफ्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. तो टाइम डोमेन में कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया है सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हुआ है, दो स्पेक्ट्रम्स मिल रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वी आर गेटिंग टू स्पेक्ट्रम्स और एक शिफ्ट हुआ माइनस एफ नॉट पे, एक शिफ्ट हुआ प्लस एफ नॉट पे, और ये दोनों एफ नॉट क्या है, ये कैरियर या साइनोसॉइड की अपनी फ्रीक्वेंसी है.
So this is the GT is the modulating signal जिसको हम भेजना चाह रहे हैं कैरियर पे. Carry cos 2 pi f naught t is the carrier and the this product is modulating signal, modulated signal, modulate हो गया. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा होगा उस वक्त? हमें फॉर जीटी जो भी सिग्नल है उसके दो ट्रांसफॉर्म्स मिल रहे होंगे. एक शिफ्ट हुआ होगा प्लस एफ नॉट पे, एक शिफ्ट हुआ होगा माइनस एफ नॉट पे, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया होगा? हाफ. तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. क्लास में बताया था मैंने, काफी लोगों ने नोट किया होगा, काफी लोग एब्सेंट होते हैं. दिस इज अ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी दैट मल्टीप्लाइंग signal with the sinusoid gives you two spectrums of the signal in frequency domain. They are shifted by the frequency of the carrier. उनकी शिफ्टिंग किसके हिसाब से हो रही होती है? जो भी कैरियर की फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से हो रही होती है, दोनों स्पेक्ट्रम्स की प्लस माइनस के साथ. और एम्पलीट्यूड क्या हो चुका होता है? हाफ हो चुका होता है. सही है. सो अब हमें देखना ये है कि टाइम डोमेन में जब कैरियर के साथ मल्टीप्लाई, हम दोनों चीजें देखनी है. ये जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, वी वांट टू सी कि स्पेक्ट्रम जब शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट होके स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट होगा, और टाइम डोमेन में जीटी कॉस टू पाई एफ नॉट टी की प्लॉटिंग कैसे होनी चाहिए. वी वांट टू सी बोथ ऑफ दीज. तो इसका हम एनालिसिस करेंगे इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन बोथ. सो जब हम हमें देख सकते हैं कॉस टू पाई एफ नॉट टी का हमें बिहेवियर पता है कि जो भी सिग्नल हम बनाते हैं उसमें दिस इज द कोसाइन, और प्लस माइनस 1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा होता है कोसाइन. तो जब जीटी से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो उस वक्त इसका प्रोडक्ट का आंसर माइनस जीटी आ जाएगा. और जब कॉस टू पाई एफ नॉट टी अपनी मैक्सिमम वैल्यू +1 पे होता है, उस वक्त इस प्रोडक्ट का आंसर प्लस जीटी आ जाएगा. अदरवाइज इस प्रोडक्ट का आंसर कहीं -1 प्लस माइनस जीटी प्लस जीटी के बीच में आ रहे होंगे कुछ ना कुछ. लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हमें पता चल गई है बिकॉज जीटी कॉस टू पाई एफ नॉट की हमें टी की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता है. सो वी कैन सी कि जब कॉस बहुत, क्योंकि कॉस का जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत हाई है, तो करियर बहुत तेजी से ऑसिलेट होगा, जीटी इतनी तेजी से चेंज नहीं होगा. तो कभी ये प्रोडक्ट मैक्सिमम दे रहा होगा जीटी और कभी दे रहा होगा माइनस जीटी. सो इट मीन्स कि इस कॉस टू पाई एफ नॉट टी को जब हम जीटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब में, क्योंकि ये बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, हमें प्रोडक्ट में हमें कैरियर वेव ही नजर आ रही होगी. लेकिन समटाइम्स नहीं, बहुत तेजी के साथ वो अल्टरनेट कर रही होगी. कभी वो अपनी जब मैक्सिमम पीक पे जा रहा होगा कोसाइन तो हमें जीटी मिल रहा होगा, और जब कोसाइन तेजी से नीचे मिनिमम वैल्यू को टच कर रहा होगा तो हमें माइनस जीटी की वैल्यू मिल रही होगी, नहीं सिग्नल की वैल्यू मिल रही होगी रियल टाइम में जो भी जीटी उस वक्त मौजूद है. सो इट मीन्स के कॉस टू पाई एफ नॉट टी के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्नल को, तो आउटपुट पे कभी हमें पॉजिटिव जीटी मिल रहा है, कभी माइनस जीटी मिल रहा है. तो इट मीन्स, और ये इतनी तेजी के साथ मिल रहा होगा हमें कि हमें लगेगा कि जो जीटी हमें ऊपर मिल रहा है वही जीटी की वैल्यू में नीचे भी मिल रही है, जो जीटी की वैल्यू ऊपर मिल रही है वही जीटी की वैल्यू, यानी हमें ऐसा लगेगा जैसे सिग्नल अपने आप को मिरर कर रहा है एक साथ, क्योंकि तेजी के साथ ऑसिलेशन हो रही होगी. सो जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, वी कैन सी इट इन अ पिक्चर. हम इसको एक पिक्चर में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए. सो दिस इज जीटी सिग्नल एंड व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द कैरियर वेव कभी पॉजिटिव पे जाएगी तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे हमें क्या देगी? प्लस जीटी देगी. और जब कैरियर वेव नेगेटिव पे जाएगी तो हमें माइनस जीटी मिलना चाहिए. तो जो भी जीटी की उस वक्त पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो माइनस साइन के साथ नीचे मिल जाएगी. फिर कैरियर वेव पॉजिटिव पीक पे जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी जीटी के साथ, जो भी जीटी की वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम मिल जाएगी. फिर नेगेटिव. तो अगर हम देखें तो रिजल्ट में हमें कैरियर वेव मिल रहा होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा होगा? कभी प्लस जीटी, कभी माइनस जीटी, प्लस जीटी माइनस जीटी. सो इफ यू ट्रेस द एनवेलप, ये जो आउटपुट पे प्रोडक्ट इन दोनों की मिल रही है, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड्स के पीक्स हैं उनको अगर ट्रेस कर लें, उनका एनवेलप देखें, शेप क्या है? द शेप इज एक्चुअली द सिग्नल. तो जब भी आप जीटी को कॉस ओमेगा टी के साथ या किसी सिग्नल को साइनसॉइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कैरियर ही मिलता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द जी ऑफ टी या इनपुट सिग्नल. और एम्पलीट्यूड मिरर होके मिल रहा होता है, ऊपर भी मिल रहा है नीचे भी मिल रहा है, प्लस जीटी माइनस जीटी, प्लस जीटी माइनस जीटी.
और जब ये नीचे जाएगा तो रिजल्ट भी नीचे जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये रिजल्ट भी ऊपर, और जहां जहां रिजल्ट ट्रेस हो रहा है उसके साथ उसके ऊपर मिरर, अगर सिग्नल ऊपर है तो नीचे उसका मिरर, और अगर सिग्नल नेगेटिव में जा रहा है तो उसका पॉजिटिव में मिरर बन रहा होगा। दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। सो सच ये जो मॉड्यूलेशन है इसमें ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, क्योंकि इसमें जब मॉड्यूलेशन हो गई तो जो रिजल्टेंट है उसके एम्पलीट्यूड में, रिजल्टेंट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में हमें क्या दिख रहा है, एक्चुअल सिग्नल। मैसेज कहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जा रहा है। तो ये जीटी कॉस ओमेगा टी टाइम डोमेन में हमें दिखेगा इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सॉरी टाइम डोमेन में अगर हम कॉस की जगह साइन ले लेंगे तो बिल्कुल यही सिनेरियो होगा रिपीट, लेकिन सिर्फ कॉस 0 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, अदरवाइज द शेप विल बी द सेम एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो हो गया टाइम डोमेन में। अब जीटी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जी ऑफ एफ, और मैंने बताया हुआ है कि जी ऑफ एफ डायरेक्टली कभी प्लॉट नहीं होता, अगर कॉम्प्लेक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड अलग प्लॉट होता है, उसका फेज अलग प्लॉट होता है। और फेज अभी हमने बना के देखा हुआ है कि अगर किसी सिग्नल का फेज होता है तो हमेशा ऐसे नेगेटिव इस तरह से जा रहा होता है, मतलब डिकेइंग सिग्नल, डिकेइंग एक लाइन बन रही होती है। और आप बेसबैंड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मैंने बताया हुआ है कि उसको जब प्लॉट करोगे तो हमेशा 0 के आसपास उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, और लो पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसीज भी लो होंगी और उसकी बैंडविड्थ भी लो होगी। तो हमेशा कोई भी सिग्नल बन जाए उसका फोरियर स्पेक्ट्रम हमेशा इसी शेप का बनता है, मैं बता चुकी हूँ। बिकॉज बेसबैंड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म्स या उसकी फोरियर स्पेक्ट्रम, उसके जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के स्पेक्ट्रम्स का मैग्नीट्यूड ऐसे ही बनता है ऑलवेज। इट शोज दैट इट्स अ लो बैंडविड्थ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये तो हो गया जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एफ। अब जब जी टी कॉस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वी हैव सीन दैट वी गेट टू शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स, माइनस एफ नॉट एक प्लस एफ नॉट, और उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो चुका होता है। सो ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमें माइनस एफ नॉट और प्लस एफ नॉट पे शिफ्ट होकर मिलेगा, और ये एफ नॉट किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी कैरियर जिससे मल्टीप्लाई किया। और एम्पलीट्यूड कितना हो चुका होगा, जो भी इसका एम्पलीट्यूड आपने रखा है, मतलब हम शो नहीं कर रहे क्योंकि हमें सिग्नल का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं पता, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी हमने एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म में एम्पलीट्यूड रखा है उसका हाफ करके दिखाएंगे हम। और दोनों स्पेक्ट्रम्स अगर अलग अलग हो गए शिफ्ट होने के बाद, एक स्पेक्ट्रम था अब दो हो गए अलग अलग हो गए प्लस माइनस एफ नॉट पे, तो अब उनके फेजेस भी अलग अलग शो करने हैं आपको, दोनों के फेजेस भी अलग अलग हो गए। अगर जी टी साइन ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जी टी साइन ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से क्योंकि साइन और कॉस में प्लस पाई बाय 2 का फर्क होता है, टाइम डोमेन में पाई बाय 2 का डिले होगा, यानी अगर हम इसको कॉस ओमेगा नॉट टी को अगर हम पाई बाय 2 से डिले कर दें तो साइन ओमेगा नॉट बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो टाइम डोमेन में उन्हें पता है कि जब शिफ्ट आता है डिले आता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट आता है। तो साइन की जगह कॉस की जगह अगर आप साइन लेकर आएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें फर्क पड़ेगा, जो भी फेज है उसमें फर्क पड़ेगा। फेज पाई बाय 2 के हिसाब से फेज शिफ्ट, यानी जो भी फेज था ओरिजिनल उसमें पाई बाय 2 का चेंज आएगा। यहाँ पे अगर था तो वो पाई बाय 2 शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, और ये माइनस की तरफ चला गया। तब आपका क्वेश्चन होगा कि ये एक प्लस और एक माइनस क्यों गया है, वो हम फॉर्मूला देख के भी डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब भी साइन कॉस से साइन बनने का तो पाई बाय 2 का डिले आता है, तो वो उस डिले की वजह से फेज में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैग्नीट्यूड्स में चेंज नहीं आएगा। यू कैन सी इट हियर कि gt cos 2 pi f naught t plus theta naught है। जब भी टाइम डोमेन के और अगर आप इसको यूलर फॉर्मूले से ओपन कर लें तो यू विल गेट द शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स, लेकिन इस डिले की वजह से आपको क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, माइनस अगर डिले आया है तो यू विल गेट अ प्लस जे थीटा एंड माइनस जे थीटा, दो फेज शिफ्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने थीटा नॉट का डिले किया है। अच्छा, अब अगर हम इसको प्लस थीटा ने डिले को थीटा नॉट को माइनस पाई बाय 2 कह दें तो जब भी कॉस में पाई बाय 2 का डिले आएगा तो ये कॉस साइन बन जाएगा, और बस ये थीटा नॉट जहां जहां आया वहां पे पाई बाय 2 लिख दो, पाई बाय 2 लिख दो। तो इट मीन्स कि दोनों स्पेक्ट्रम्स में डिले आ गया है। डिले तो पहले था एफ नॉट का, लेकिन यहाँ पे जो डिले आया टाइम डोमेन में पाई बाय 2 का डिले आया है, तो टाइम डोमेन में सिग्नल बन गया है साइन, और इस डिले की वजह से फेज शिफ्ट कितना आ गया, ई टू द पावर माइनस जे पाई बाय 2, थीटा की जगह आपने माइनस पाई बाय 2 डाल दिया, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस जे पावर 2। तो प्लस एफ नॉट वाली जो टर्म है उसके साथ, यानी इधर वाली जो टर्म है
उसके साथ π/2 पॉजिटिव π/2 का डिले आया है, पॉजिटिव π/2 का डिले आया है, इट मींस कि फेज π/2 ऊपर शिफ्ट हो गया, जो भी फेज था उसको ओरिजिनल ऐसी शेप में। और जो -f0 यानी जो नेगेटिव साइड पे डिले है, उसका जो भी शिफ्ट है उसके साथ जो फेज शिफ्ट है वो माइनस में है। इट मींस कि जो भी ओरिजिनल उसका फेज था, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा था तो वो डिले होके -π/2 यानी उसका ओरिजिन अब फेज का ओरिजिन अब -π/2 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या शो किया है, इसमें हमने ये शो किया है कि जीटी cos 2πf0t तो दो शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स होते हैं, लेकिन अगर cos 2πf0t के साथ एक थीटा भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, यानी इतना शिफ्ट आ जाए cos में, तो ये थीटा एज अ फेज शिफ्ट नजर आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दोनों स्पेक्ट्रम्स के साथ अलग अलग। इसको आप यूलर आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं यूलर आइडेंटिटी से ब्रेक करके जो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, तो ये cos 2πf0t था, अब उसके आगे थीटा लगा के दो एक्सपोनेंट्स की टर्म आ जाएंगी। ठीक है, जो थीटा वाली टर्म होगी ना वो तो कांस्टेंट रहेगी, थीटा वाली जो टर्म है ना वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए वो बाहर फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी उसको आप एज इट इज दिखा रहे होंगे, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म्स डू नॉट चेंज फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी। और बाकी शिफ्टेड स्पेक्ट्रम कैसे आते हैं ये तो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हम लेकर आए ये दो स्पेक्ट्रम्स। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक रेक्ट फंक्शन है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पता है सिंक होता है। अगर रेक्ट फंक्शन की मॉड्यूलेशन कर दें, यानी इस रेक्ट फंक्शन को cos 2πf0t के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रॉपर्टी कहती है जो भी सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ है cos के साथ उसके दो स्पेक्ट्रम्स बनेंगे अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस में और हाफ। तो अब अगर जीटी की जगह मैं एक रेक्ट फंक्शन रख दूं तो इट मींस कि इस रेक्ट फंक्शन का जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो कि सिंक है, रेक्ट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक है, यानी इसका स्पेक्ट्रम रेक्ट फंक्शन का स्पेक्ट्रम में सिंक होता है, तो दो मुझे शिफ्टेड सिंक्स मिलने चाहिए, एक प्लस f0 पे और एक माइनस f0 पे। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, जो भी एम्पलीट्यूड है इस साइन फंक्शन सिंक फंक्शन का, इस सिंक फंक्शन का एम्पलीट्यूड है t, तो अब वो t/2 हो जाना चाहिए क्योंकि हाफ लगा। तो हमने क्या किया, एक रेक्ट फंक्शन को मॉड्यूलेट कराया, जब टाइम डोमेन में मॉड्यूलेट कराया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो भी स्पेक्ट्रम आता है सिंक, उसके दो स्पेक्ट्रम्स मिल गए हमको, और दो स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स हैं और एम्पलीट्यूड हो गया हाफ। टाइम डोमेन में मॉड्यूलेशन के बाद ये रेक्ट फंक्शन कैसे लगेगा, टाइम डोमेन में रेक्ट फंक्शन हमें इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि जब किसी भी फंक्शन को टाइम डोमेन में कॉस के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, मॉड्यूलेशन होने के बाद आपको रिजल्टेंट सिग्नल के अंदर जीटी का एनवेलप दिख रहा होता है, यानी जो भी जीटी है। जैसे पिछली क्लास उसमें जब मल्टीप्लाई हुआ था तो जीटी का शेप हमें नजर आ रहा था रिजल्ट में यहाँ पे। इसी तरह से जब रेक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ कॉस के साथ तो जो रेक्ट फंक्शन का जो ये शेप है ये हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल में नजर आ रहा होगा, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। रिजल्टेड सिग्नल जीटी कॉस ओमेगा टी एक कोसाइन वेव है, लेकिन उसके एनवेलप में हमें क्या नजर आ रहा है, रेक्ट फंक्शन। यही हमें देखना होता है, यही मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है कि एम्पलीट्यूड में फाइनल प्रोडक्ट के एम्पलीट्यूड में हमें क्या चीज मिलनी चाहिए, जीटी सिग्नल मिलना चाहिए। और स्पेक्ट्रम में क्या मिलना चाहिए, जीटी का जो भी अपना स्पेक्ट्रम है वो हमें शिफ्ट होकर मिलना चाहिए। कि जीटी रेक्ट है तो उसका स्पेक्ट्रम सिंक होगा, सिंक हमें दो मिलने चाहिए और शिफ्टेड होने चाहिए प्लस f0 और माइनस f0, और एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, हाफ। सो एक एग्जांपल है जो हमने मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके देखी यहाँ पे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, असाइनमेंट में भी इस्तेमाल हुई है ये, और उसके अलावा आई थिंक मैंने क्विज में भी दिया था, और ये मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन क्या है मॉड्यूलेशन की, एप्लीकेशन में ये है कि जब आप मॉड्यूलेशन से स्पेक्ट्रा शिफ्ट कर देते हैं तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी साइड पे हम चले जाते हैं। सो मॉड्यूलेशन में जब स्पेक्ट्रा शिफ्ट होते हैं सो उसकी वजह से स्पेक्ट्रा शिफ्ट होकर हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है सिग्नल में। सो क्योंकि हर स्पेक्ट्रा जो है वो अलग अलग शिफ्ट होगा, जो भी कैरियर हर एक सिग्नल जो भी ट्रांसमिशन है ट्रांसमीटर है अपने हिसाब से सारे मल्टीप्लाई करेगा मॉड्यूलेटिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसके हिसाब से अलग अलग जो भी ट्रांसमिशन हो रही हैं इन द एयर या वायरलेस चैनल्स पे उनमें कैरियर फ्रीक्वेंसी सबकी
अलग अलग होगी। लाइसेंस बैंड है तो एलोकेशन में रेपिटेशन नहीं होगी और सब हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएंगे मॉड्यूलेशन के बाद। लेकिन सबकी जो करियर क्योंकि अलग है तो अलग है, तो शिफ्ट जो स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, यानी शिफ्टेड वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। तो इंटरफेरेंस मिनिमम होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर हम सेम बैंड पे यानी एक कैरियर एक ट्रांसमिशन हो रही है वो भी सेम कैरियर पे हो रही है और दूसरी ट्रांसमिशन भी सेम कैरियर पे हो रही है, तो आफ्टर शिफ्टिंग उनकी फ्रीक्वेंसी हाई तो हो गई है लेकिन दे आर ऑक्यूपाइंग द सेम बैंड। और अगर वो सेम बैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो बेसिकली दे विल बी एन इंटरफेरेंस। और रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल मैसेज किसका था, क्योंकि रिसीवर ने जिस कैरियर पे जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया हुआ है उस पर एक से ज्यादा मैसेजेस ट्रांसमिट हुए हैं, तो रिसीवर उन ट्रांसमिटेड मैसेजेस में से उसका कौन सा है वो रिसीव नहीं कर पाएगा। और ब्रॉडकास्ट जो ऑडियो सिग्नल्स हो रहे होते हैं या जो रेडियो स्टेशन होते हैं जिनमें हम क्या देख रहे होते हैं वो बेसिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे होते हैं कि हर एक की कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से ट्यून करते हैं रिसीवर पे अपने रेडियो को और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी डिमॉड्यूलेट या रिसीव कर लेते हैं जो जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे की सारी ब्लॉक हो जाती हैं। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गई मॉड्यूलेशन की कि इंटरफेरेंस नहीं हो पाती बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी पे स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो चुका होता है और अपने ही एलोकेटेड बैंड पे हुआ होता है जिस पे जो एलोकेटेड है सिर्फ वही ट्यून करेगा या ट्रांसमिट करेगा। बाकी जो चैनल्स हैं या बाकी रेडियो स्टेशन हैं जैसे एग्जाम्पल रेडियो स्टेशन की है सब अपने अपने अलग कैरियर्स पे करेंगे, इसलिए इंटरफेरेंस खत्म हो गई, यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी। सो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में दोनों स्पेक्ट्रा शिफ्टिंग को यूज करते हुए पता होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ है और सिर्फ उस पे एक ही स्पेक्ट्रम पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ होगा, उस पे कोई और शिफ्ट नहीं हुआ होगा। अगर हो गया तो इंटरफेरेंस होगी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके मल्टीपल चैनल सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर सबको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी कर लें जो कि कॉन्सेप्ट यही है, तो इन द एयर या इन द वायरलेस चैनल हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स कैन को एग्जिस्ट क्योंकि सबके स्पेक्ट्रम्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे शिफ्ट हुए हैं और इंटरफेरेंस पे नहीं हो पाएगी। तो एक चैनल को मल्टीपल सिग्नल्स यूटिलाइज कर सकते हैं या ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हर एक का शिफ्टेड बैंड स्पेक्ट्रम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे शिफ्ट हुआ है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दूसरी एप्लीकेशन मॉड्यूलेशन की है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसीज क्योंकि लो हैं और अगर क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, सो लार्ज वेवलेंथ चाहिए होगी और लार्ज वेवलेंथ चाहिए होगी तो एटलीस्ट 1/10 साइज तो हो एंटेना का। सो बहुत लार्ज एंटेना साइज चाहिए होते हैं रेडिएशन को प्रोपेगेट करने के लिए, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, इतना बड़ा एंटेना साइज इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जब हम हाई स्पेक्ट्रम पे इसको शिफ्ट कर देते हैं सिग्नल को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हाई स्पेक्ट्रम पे चला जाता है तो क्योंकि फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हो जाती हैं तो खुद ब खुद वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से स्मॉल हो जाती है और स्मॉल होने की वजह से एंटेना साइज मिनिमाइज हो जाता है और फिर वो एंटेना एज वी हैव डिस्कस्ड कि वो आपके मोबाइल फोन्स में किसी भी जगह पे एम्बेड किया जा सकता है, इम्प्लांट किया जा सकता है। सही है। सो ये हो गया मॉड्यूलेशन वाला पार्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। इस रिकॉर्डिंग में हमने इस चीज को